नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है सरल समीकरण। देखने में तो ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल प्रश्नावली। तो सबसे पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले इसकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है। पहली परिभाषा है चर की। अब चर क्या होता है? चर को अंग्रेजी में वेरिएबल बोला जाता है, और चर को कहते हैं, चर ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर हैं जितने भी, इसके उदाहरण होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला वो चर होती है। बराबर, जैसे ABC, ऐसे करते करते XYZ तक, ये सारे के सारे चर होंगे। मतलब चर में कोई भी संख्या नहीं होगी, चर में हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला ही होगी, और अंग्रेजी वर्णमाला का नाम मान हमेशा बदलता रहता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है अचर की। अचर का मतलब है जिसका मान फिक्स रहे, जिसका मान कभी न बदले। और अचर में आती है पूरी गिनती, जो भी गणित की गिनती है ना, 1 2 3, सारी की सारी संख्या जहाँ तक चलती हो अनंत तक, वो पूरी पूरी अचर होती है। और चर का मतलब है जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहे, जैसे अंग्रेजी अंग्रेजी की वर्णमाला पूरी की पूरी, और उनका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे ए का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर अचर का मतलब है ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा बदले नहीं, फिक्स ही रहे, अपरिवर्तित होना चाहिए। जैसे गिनती, एक का मान कुछ नहीं हो सकता, एक ही होगा, तो वो होगा अचर। और चर क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला की, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आएंगे वो सारे के सारे चर होंगे। अब अपने यहाँ पर प्रश्नावली दी हुई है समीकरण। समीकरण बनता कैसे है? तो समीकरण चर या अचर के जोड़, बाकी, गुणा व भाग से बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है 4.1 का, निम्नलिखित समीकरण के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अपन को एक सारणी दी हुई है, लेकिन मैं सारणी के अनुसार नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। सीधा पहले प्रश्न में अपन को समीकरण दिया हुआ है x+3 बराबर 0। अब x का मान अपन को दिया हुआ है कि x बराबर 3 लेना है और इस समीकरण को पूरा करना है। अगर इस पूरे मान का इस पूरे का मान 0 आ जाए तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है x बराबर 3 पर। अगर इसका मान 0 नहीं आता है तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब जो समीकरण दिया हुआ है इसमें दो स्तंभ है, देखो। पहला है x+3 और बीच में बराबर का निशान है, और बराबर के दूसरी तरफ लिखा हुआ है 0, यानी कि बराबर के इस साइड वाला मान और बराबर के इस साइड वाला मान, ये दोनों ही मान अगर बराबर हो तो ही समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं होगा। अगर x बराबर 3 रखा हुआ है तो यहाँ पर x की जगह अपन को रखना है 3। 3 + 3 बराबर 0। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 6। 0 आता तो संतुष्ट करता, लेकिन मान क्या है? 6। इसका मतलब x बराबर 3 पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। अपन को ऐसे लिखना है, अतः x बराबर 3 पर समीकरण x+3 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है। अगर इसका मान 0 आ जाता 3 रखने पर तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करता, लेकिन यहाँ पर आया x बराबर 3, 3 और 3 हो गए 6। मान अगर 0 आता तो ही ये समीकरण संतुष्ट होता, अन्यथा संतुष्ट नहीं हो रहा है। बराबर के इस साइड वाली जो संख्या है उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर राइट हैंड साइड। दोनों के मान अगर बराबर आते हैं तो ही ये समीकरण संतुष्ट होता है, अन्यथा संतुष्ट नहीं होता है। अब इसके एक तरफ मान आया 6, एक तरफ है 0। आना तो 0 चाहिए, लेकिन 6 आया, तो इसका मतलब x बराबर 3 पर x+3 बराबर 0 समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है।
अगला समीकरण है x प्लस 3 बराबर 0 और x का मान अपन को दिया हुआ है, x बराबर 0 लेना है। x बराबर 0 रखने पर ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो समीकरण क्या है, x प्लस 3 बराबर 0 और x की जगह अपन को क्या रखना है, 0। और x बराबर 0 रखने पर अगर इसका मान 0 आता है तो ये संतुष्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। x की जगह रख देंगे 0 और प्लस 3 और बराबर के दूसरी तरफ अपन को 0 दिया हुआ है। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 0 नहीं आया लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। दोनों तरफ की साइडें बराबर नहीं है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड और नहीं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान है 3 और राइट हैंड साइड का मान है 0। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला जो कथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x बराबर -3 पर x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट होगा या नहीं होगा, उसकी पहचान करनी। तो x की जगह अपन को क्या रखना है, -3, यहाँ पर रख दिया -3 प्लस 3 और बराबर है 0। अब -3 और प्लस 3, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है और दोनों के मान अगर बराबर है तो 3 से 3 घट जाएगा और मान क्या आ जाएगा, 0। और इस तरफ भी मान क्या दिया हुआ है, 0। इसका मतलब इसकी दोनों साइडें बराबर आई है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब x बराबर -3 पर समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 संतुष्ट करता है। दोनों के मान बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। अगला जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस 7 बराबर 1 और अपन को x का मान लेना है 7 लेना है और x बराबर 7 पर ये समीकरण संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। x का मान 7 रखने पर 1 आएगा तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है और अन्यथा नहीं करता है। तो अपन मान रखते हैं x की जगह अपन को रखना है 7। 7 माइनस 7 बराबर 1। अब 7 में से 7 को घटा देंगे, मान क्या आ जाएगा, 0। 1 तो नहीं आया लेकिन 0 आया, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं है। x बराबर 7 पर संतुष्ट नहीं है। अगर दोनों के मान बराबर आ जाए तो संतुष्ट करता है, अन्यथा नहीं, संतुष्ट नहीं करता है। अगला कथन है x माइनस 7 बराबर 1 और x बराबर अपन को लेना है 8। x बराबर 8 पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। x की जगह अपन को मान रखना है 8 और 8 में से 7 को घटा देंगे, x की जगह 8 माइनस 7 और बराबर 1। अब देखते हैं 1 आ रहा है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब 8 में से 7 को घटाएंगे, मान क्या आएगा, 1 और बराबर क्या है, 1। दोनों तरफ की साइडें बराबर है, ये दायां पक्ष भी बराबर है बायां पक्ष भी बराबर है, अतः x बराबर 8 पर समीकरण x माइनस 7 बराबर 1 को संतुष्ट करता है। ये मान संतुष्ट करेगा, ये जो x का मान है ये समीकरण को संतुष्ट करता है। अगला कथन लिखा हुआ है 5x बराबर 25। तो यहाँ पर 5 और x के बीच में गुणा हो रहा है। अब x का मान अपन को यहाँ पर दिया हुआ है 0। x बराबर 0 पर ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, देखते हैं। यहाँ पर भी मान 5 की जगह 5, x का मान अपन को रखना है 0। तो 5 और x के बीच में गुणा हो रहा है, 5 गुणा 0 और बराबर में है 25। 5 का गुणा 0 से करेंगे, मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है और बराबर में क्या आएगा, 25। अब दोनों के मान बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर समीकरण 5x बराबर 25 संतुष्ट नहीं है। बस यही इसका उत्तर है, संतुष्ट नहीं करता है। दोनों के मान अगर बराबर आ जाते, इसका मान भी 25 आ जाता और इस तरफ 25 दिया हुआ है ही, तो ये समीकरण को संतुष्ट करता। लेकिन इसका मान आया 0 और इसका मान आया 25। अगला कथन है 5x बराबर 25
और x का मान अपन को रखना है 5। x बराबर 5 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 5 की जगह 5, x का मान अपन को 5 रखना है, 5 और x के बीच में गुणा है तो गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर है 25। अब 5 का 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 25 आएगा। और इस तरफ भी अपने क्या है संख्या 25, दोनों तरफ मान बराबर, अतः x बराबर 5 पर इस समीकरण का मान संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 25 आ रहा है और अपन को आगे भी मान दिया हुआ है 25, 25 बराबर 25। तो इसका मतलब है x बराबर 5 पर यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अगला समीकरण दिया हुआ है 5x बराबर 25, लेकिन x का मान हमको रखना है -5। अब -5 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं इनको भी। 5 और x के बीच में गुणा है तो गुणा, और x का मान अपन को रखना है -5, तो यहाँ पर रख देते हैं कोष्टक में -5 और बराबर में लिखा हुआ है 25। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, यहाँ पर तो है +5 लेकिन यहाँ पर है -5। अब प्लस और माइनस का गुणा कैसे होता है, जैसे देखो एक प्लस की संख्या हो और बीच में गुणे का निशान हो, दूसरी तरफ माइनस की संख्या हो, तो प्लस का माइनस से गुणा होता है तो मान क्या किस में आता है, माइनस में आता है। और प्लस का गुणा प्लस से हो तो मान किस में आएगा, प्लस में। अगर माइनस का गुणा माइनस से हो तो भी मान किस में आएगा, प्लस में। और एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो तो मान आएगा माइनस में। जब विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा माइनस आता है, और जब समान चिन्ह हो तो हमेशा प्लस आता है। तो यही है चिन्ह परिपाटी। अब इस तरफ अपने एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो प्लस का माइनस से गुणा हुआ उत्तर में आ जाएगा माइनस, और 5 का 5 से गुणा हुआ 25। अब एक तरफ तो है -25 और एक तरफ है 25, इसका मतलब दोनों के मान बराबर नहीं है, दोनों के मान अलग अलग है। इसका मतलब x बराबर -5 पर यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, दोनों के मान अलग अलग है, दोनों के मान समान नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है 25 बराबर 25, लेकिन यहाँ पर है -25 और बराबर में है 25, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है x बराबर -5 पर। हमारा अगला जो समीकरण है वो तीनों ही प्रश्नों में समीकरण तो सेम है, लेकिन उसमें जो चर है, चर दिया हुआ m, इस m के मान अलग अलग है। अब इन मानों को रख कर किस में संतुष्ट करता है किस में संतुष्ट नहीं करता है उसकी पहचान करनी है। तो पहला जो समीकरण दिया हुआ वो है m/3 बराबर 2। अब m का मान यहाँ पर अपन को रखना है -6, यहाँ पर रख दे -6 और बट्टे में आएगा 3 और बराबर में 2। अब -6 में 3 का भाग देंगे। अब एक तरफ माइनस की संख्या है एक तरफ प्लस की संख्या है, तो उत्तर तो हमेशा माइनस में ही आएगा, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, नियम तो एक ही। अब एक तरफ संख्या माइनस की है एक तरफ प्लस की है, माइनस में प्लस का भाग जाएगा, बट्टे में संख्या होती है तो मतलब अंश में r का भाग देते हैं। अब -6 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर किस में आएगा, उत्तर माइनस में आएगा। माइनस और 6 में 3 का भाग जा रहा है 2 बार, और एक तरफ मान दिया हुआ है 2। अब m बराबर -6 रखने पर मान आया है -2, और जो दूसरी तरफ बराबर में संख्या दी हुई है 2, इसका मतलब दोनों के मान अलग अलग है, अलग अलग है। m बराबर -6 पर यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसका उत्तर होगा नहीं करता है। अगला जो कथन है वो दिया हुआ है m/3 बराबर 2, और m का मान दिया हुआ है अपन को 0, जो चर है इस चर का मान दिया हुआ है 0। अब यहाँ पर रख देंगे m की जगह 0 और बट्टे में आएगा 3 और बराबर में है 2। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, मान आएगा 0 बराबर 2। अब एक तरफ तो 0 आया एक तरफ 2 है, आना तो 2 चाहिए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। m बराबर 0 पर समीकरण m/3 बराबर 2 संतुष्ट नहीं होता है। अगला जो कथन है, कथन तो सेम ही है, m/3 बराबर 2, और इसमें अपन को मान दिया हुआ है m बराबर 6, तो यहाँ पर अपन को 6 रखना है, m की जगह रखा 6 और बट्टे में है 3 बराबर में है 2। अब 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बराबर 2। अब दोनों दोनों तरफ मान बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करता है। m बराबर 6 पर समीकरण m/3 बराबर 2 संतुष्ट हो रहा है, होता है, इसका उत्तर होगा हाँ।
हाँ, ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, जो भी ये कोष्ठकों में मान दिए हुए, ये मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं है। अब ये जो संगत समीकरण दिया हुआ है इसका हल है या नहीं, अपन को पहचान करनी है। अब n+5 का मान भी 19 आना चाहिए, तो ये समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। अब यहाँ पर अपन को चर दिया हुआ है n, और n का मान रखना है 1। n बराबर 1 पर ये समीकरण जो भी है, इस समीकरण का मान 19 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी पहचान करनी है। अब n बराबर रखना है 1, n की जगह रख देंगे 1 + 5 और बराबर है 19। अब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और बराबर में 19 है। मान तो 19 आना चाहिए, तभी तो ये समीकरण का संगत हल है, अन्यथा संगत हल नहीं है। दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 पर दिया गया जो संगत समीकरण है n+5 बराबर 19, ये इसका संगत हल नहीं है। बस इसका उत्तर यही होगा, संगत हल नहीं है। दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं। समीकरण के अकॉर्डिंग मान 19 आना चाहिए, लेकिन मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब n बराबर 1 पर दिया गया जो समीकरण है इसका संगत हल नहीं है। अगला कथन दिया हुआ है 7n+5 बराबर 19 और n बराबर -2 पर यह समीकरण का संगत हल है या नहीं है, इसकी पहचान करनी है। अब n का मान अपन को रखना है -2, यहाँ पर 7 और n की जगह रख देंगे -2 और +5 बराबर आना चाहिए 19, तभी यह समीकरण का संगत हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, 7 और -2 के बीच में। अब एक तरफ है प्लस, एक तरफ है माइनस, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस, और 7 दूने होते हैं 14, और आगे +5 बराबर है 19। अब एक तरफ संख्या है माइनस की, एक तरफ है प्लस की। अब जिस तरफ की संख्या अधिक होगी, जिसकी संख्या अधिक होगी, अगर प्लस की संख्या अधिक होती है तो उत्तर प्लस में आएगा, और माइनस की संख्या अधिक होती है तो उत्तर आएगा माइनस में। और दोनों के विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, उत्तर तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब 14 में से 5 को घटा देंगे, 14 में से 5 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9, -9, और बराबर है 19। आना तो 19 चाहिए, तभी तो ये समीकरण का संगत हल होगा, लेकिन n बराबर -2 रखने पर इस समीकरण का मान आया -9। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, या इस समीकरण का संगत हल नहीं है। अगला जो समीकरण है वो दिया हुआ है 7n+5 बराबर 19 और n बराबर 2 पर इसकी संगतता की जांच करनी है। n बराबर 2 पर यह समीकरण संगत हल है या इसका या नहीं है। अब यहाँ पर 7 की जगह तो 7, n की जगह अपन को मान रखना है 2, यहाँ पर रख दिया 2, और प्लस है 5 बराबर 19। अब 7 का गुणा 2 से हुआ 14, दोनों ही प्लस के निशान है, दोनों ही संख्याएं प्लस की है तो प्लस का गुणा प्लस से हुआ तो प्लस, और 7 दूनी हो गए 14, और आगे प्लस है 5 बराबर हो गए 19। अब 14 और 5 को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा, 19 आएगा, और दूसरी तरफ भी मान क्या है, 19 है। इसका मतलब n बराबर 2 समीकरण 7n+5 बराबर 19 का संगत हल है, क्योंकि इसका मान रखने पर 19 मान आ रहा है। इसका मतलब ये समीकरण इसका संगत हल है। अगला जो समीकरण है वो दिया हुआ है 4p-3 बराबर 13 और p बराबर अपन को रखना है 1। p बराबर 1 पर यह समीकरण इसका संगत हल है या नहीं। जो समीकरण दिया हुआ है 4p-3 बराबर 13 और p का मान अपन को रखना है 1, तो यहाँ पर रख दे 4 की जगह 4, p का मान आ गया 1 -3 बराबर आ गए 13। अब 4 का गुणा 1 से हुआ 4 और माइनस के हैं 3 बराबर 13। 4 में से 3 को घटाएंगे मान आएगा 1, लेकिन मान आना चाहिए 13। 13 आता तभी तो ये इसका संगत हल होगा, अन्यथा संगत हल नहीं होता है। अब इस तरफ मान आया 1, p बराबर 1 रखने पर इस समीकरण का मान 1 आया है। इसका मतलब ये इसका संगत हल नहीं है, संगत हल नहीं है।
p बराबर 1 पर 4p माइनस 3 बराबर 13 समीकरण का संगत हल नहीं। अगला जो समीकरण दिया हुआ है वो है 4p माइनस 3 बराबर 13 और p की जगह अपन को मान रखना है माइनस का 4। अब माइनस 4 रखने पर ये समीकरण का संगत हल होगा या नहीं होगा उसकी पहचान करनी है। तो 4 की जगह 4 और p की जगह रख दिया माइनस के 4 और आगे है माइनस के 3 बराबर 13। अब 4 का गुणा माइनस 4 से होगा, मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 चौके 16 और आगे माइनस के 3 बराबर आ जाएगा 13। अब माइनस के 16 और माइनस के 3 जब समान चिन्ह वाली संख्याएं हो तो उनको जोड़ा जाता है। माइनस के उत्तर तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस में। 16 और 3 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। उत्तर आ जाएगा माइनस के 19 और बराबर में मान आना चाहिए 13। 13 तो आया नहीं, इसका मतलब p बराबर -4 समीकरण 4p माइनस 3 बराबर 13 का संगत हल नहीं है। इसका मतलब ये इसका संगत हल नहीं है। संगत हल नहीं। अगला जो कथन दिया हुआ है, अगला जो समीकरण है वो है 4p माइनस 3 बराबर 13। समीकरण तो समान ही, लेकिन p का मान 0 रखना है। 0 रखने पर यह समीकरण का संगत हल होगा या नहीं होगा। अब 4 की जगह 4, p की जगह रख दिया 0, माइनस 3 बराबर 13। 4 का गुणा 0 से हुआ, मान क्या आ गया 0 और आ गया माइनस का 3 बराबर 13। अब 0 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 3 और बराबर में मान है 13। 13 तो नहीं आ रहा है, माइनस के 3 आ रहा है। इसका मतलब ये भी समीकरण का संगत हल नहीं। समीकरण है 4p माइनस 3 बराबर 13 का p बराबर 0 समीकरण का संगत हल नहीं। मान जब 13 आता तो ही संगत हल होता, अन्यथा संगत हल नहीं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रयत्न व भूल विधि से समीकरणों को हल कीजिए। अब इन समीकरणों को हल करना है। जैसे यहाँ पर है p का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण को पक्षांतरण करके जैसे भी करना है वैसे करके अपन को इन चरों के मान ज्ञात करने हैं, वही होगा इस समीकरण का हल। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। एक तरफ अपन को दिया हुआ है दायां पक्ष और एक तरफ है बायां पक्ष और बीच में है बराबर का चिन्ह और बराबर के इस साइड अपन को एक चर का मान दिया हुआ है, जैसे p है। इस p का मान अपन को ज्ञात करना है। अब इस p वाले पद में ये 5p के गुणा में और ये 2 इसकी जोड़ में है, आगे जोड़ में है। अब इनका पक्षांतरण करेंगे, अपन करेंगे +2 का पक्षांतरण। +2 का पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण कैसे होता है वो देखते हैं। पक्षांतरण करने पर अब +2 है, इसको इस साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पर है +2, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -2। यहाँ पर रखेंगे 5p और +2 का कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो 17 के पीछे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 17 और आगे आ जाएगा माइनस का 2। इस तरफ प्लस का 2 है, इस तरफ आया तो माइनस का 2। अब 5p के गुणा में अपन को खाली यहाँ पर p चाहिए और कोई नहीं चाहिए मान, तो p के गुणा में है तो इस 5 का भी पक्षांतरण करेंगे। अब 5 का p 5 के गुणा में है, 5p के गुणा में, इसका मतलब 5 का क्या कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में। p बराबर मान आएगा 17 माइनस 2। अब 17 माइनस 2 का मान क्या होता है 15। 17 में से 2 घटा देंगे, मान आ जाएगा 15 और p के 5 गुणा में था तो इसका पक्षांतरण किया तो इसके आ जाएगा भाग में। 15 के आ गया भाग में, 15/5 तो p का मान क्या आ जाएगा, 15 में 5 का भाग देना है। बट्टे का मतलब क्या है, भाग में संख्या है। 15 में 5 का भाग दिया, मान किस में गया, 3 बार गया भाग। 5 3 15, इसका मतलब इस p का मान अपने क्या आया है, 3 आया है। अपन को क्या करना है, जो भी चर के साथ वाली जितनी भी संख्या है उनका पक्षांतरण कर देना है। अगर प्लस में संख्या है तो पक्षांतरण होकर माइनस में चली जाएगी,
अगर माइनस वाली संख्या है तो पक्षांतरण होके प्लस में चली जाएगी, और अगर भाग में संख्या है तो पक्षांतरण होके गुणा में चली जाएगी, और अगर गुणा में संख्या है तो पक्षांतरण होके भाग में चली जाएगी। यही किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर +2 का पक्षांतरण किया, 17 में से 2 को घटा दिया, आ गया 15, और 5 इसके गुणा में था तो पक्षांतरण किया तो आ गया भाग में, और 15 में 5 का भाग दिया तो p का मान आ गया 3। यही इस समीकरण का हल है। इस p का मान आ गया, और यही प्रयत्न व भूल विधि है, समीकरण को पक्षांतरण करके इनका हल ज्ञात करना है। अगला जो समीकरण दिया हुआ है वो है 3m - 14 बराबर 4। यहाँ पर इन संख्याओं का पक्षांतरण करके m का मान निकालना है। m एक चर है, इसका मान अपन क्या होगा वो हम इस समीकरण को हल करके निकालेंगे। अब इसके साथ में जो भी संख्या है उनका पक्षांतरण करना है। पहले तो 3m, तो इस m को छोड़ते हैं, बराबर पहले पक्षांतरण गुणा वाली संख्या का नहीं करना है, जो भी गुणा में संख्या है उनका पक्षांतरण पहले नहीं करना है। पक्षांतरण हमेशा पहले जो भी खुली संख्या होगी, जोड़ में होगी, बाकी में होगी, उनका करना है, फिर गुणा वाली संख्या का करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 3 का पक्षांतरण कर दो, लेकिन 14 तो यहाँ पड़ा ही है, m - 14 बराबर 4/3, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, पहले हमें जोड़ या बाकी वाली संख्याओं का पक्षांतरण करना है। अब यहाँ पर 3m - 14 बराबर 4 है, तो सबसे पहले पक्षांतरण -14 का करेंगे। 3m, अब -14 का पक्षांतरण होगा तो इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस के 14 हो जाएंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3m बराबर 4 प्लस 14। इस तरफ -14, इस तरफ आया तो प्लस के 14। अब यहाँ पर आगे मान निकालते हैं। 3m बराबर 4 और 14 कितने हो गए, 18, और m के गुणा में 3 है, गुणा में 3 है तो पक्षांतरण होकर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर m की जगह खाली m, और m के साथ में 3 गुणा में है तो पक्षांतरण होके भाग में चला जाएगा, 18/3। अब 18 में 3 का भाग जाएगा 6 बार, तो इस समीकरण में m का मान आ गया, m का जो हल आ गया वो आया 6। बस यही प्रयत्न और भूल विधि है। समीकरण को हल करना है, हल करके अपन को मान ज्ञात करना है।